नमस्कार, दयानंद ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम जो टॉपिक पढ़ रहे थे हेलो एल्केन के रासायनिक गुण, उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। जो हेलो एल्केन के रासायनिक गुण हैं उनमें जस्ट आगे की रिएक्शन की बात करते हैं। वह है फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण अभिक्रिया। फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण अभिक्रिया है। फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण अभिक्रिया में यदि हम बात करते हैं कि फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण अभिक्रिया क्या होती है, कि जब बेंजीन की क्रिया एल्किल क्लोराइड के साथ, जब बेंजीन की क्रिया एल्किल क्लोराइड के साथ जलीय KOH की उपस्थिति में करवाते हैं तो हमें जो एल्किल बेंजीन का निर्माण होता है उसे हम फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण अभिक्रिया कहते हैं। कि हमें बेंजीन लेना है। सबसे पहले हम बात करते हैं बेंजीन की। तो ये रिंग है, ये बेंजीन की रिंग है। प्रत्येक कार्बन पर हाइड्रोजन होता है तो हम एक जगह यहाँ पे हाइड्रोजन दर्शाते हैं। यदि इसकी क्रिया हम करवाते हैं एल्किल के साथ में, यानी RX के साथ में करवाते हैं, इसको लिखते हैं CH3 CH2Cl। यदि इसके साथ में इसकी क्रिया करवाते हैं, यहाँ पे लेते हैं हम जलीय KOH। यदि इसकी उपस्थिति में इसकी क्रिया करवाते हैं तो इसकी उपस्थिति में यदि ये क्रिया करेंगे तो क्रिया करने के कारण यहाँ से H और यहाँ से क्या हो जाएगा Cl। इसको क्या लिख सकते हैं हम -HCl हो जाएगा। और यहाँ पे आपके पास में ये बेंजीन की वजह रहेगी और यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा CH2CH3 जुड़ जाएगा, यानी एल्किल बेंजीन का निर्माण हो जाएगा। कि जब बेंजीन की क्रिया एल्किल क्लोराइड के साथ जलीय KOH की उपस्थिति में करवाई जाती है तो एल्किल बेंजीन का निर्माण होता है। अब इस रिएक्शन के 3 भिन्न भिन्न पद होते हैं। कि एल्किल बेंजीन का आप 1 डिग्री भी ले सकते हो, 2 डिग्री भी ले सकते हो और 3 डिग्री भी ले सकते हो। यदि हम बात करें तो ये कौन सा आपके पास में 1 डिग्री है। यदि इसकी पुनः अभिक्रिया करवाएं इस प्रकार से कि ये एल्किल बेंजीन है और एल्किल बेंजीन की क्रिया यदि हम CH3HCl के साथ में, तो अब देखो ये कितने डिग्री है, 2 डिग्री है कि नहीं है, ये 2 डिग्री है। अब यदि इस 2 डिग्री की क्रिया हम करवाते हैं जलीय KOH के साथ, किसके साथ में करवाते हैं जलीय KOH के साथ में, तो यहाँ से क्या आता है H और यहाँ से क्या आता है Cl, तो माइनस क्या हो जाता है HCl होता है नहीं होता है। अब HCl यदि यहाँ से माइनस होता है तो यहाँ पे आपके पास में जो 2 डिग्री की स्थिति है उस 2 डिग्री की स्थिति में यहाँ से CH3 और यहाँ पे क्या बच गया H, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो आप H। तो ये भी आपके पास में एल्किल बेंजीन ही बनता है। और यदि आप यही क्रिया 3 डिग्री के साथ में करवा देते हो, किसके साथ में करवा देते हो 3 डिग्री के साथ में करवा देते हो, तो 3 डिग्री में आपने H लिखा। यदि यहाँ पे लिखते हो आप CH3Cl, यदि इसके साथ में करवाते हो वापस यहाँ पे आप लेते हो जलीय KOH। क्या लेते हो जलीय KOH। तो देखो यहाँ से हाइड्रोजन है और यहाँ से क्या है क्लोरीन है, तो यहाँ पे माइनस क्या हो जाता है HCl होता है कि नहीं होता है। अब 3 डिग्री हो चाहे 2 डिग्री हो चाहे 1 डिग्री हो, अब इसमें जो एल्किल हैलाइड है यानी RX है उसमें से जो हेलोजन समूह है वह हाइड्रोजन के साथ में क्रिया करता है बेंजीन के साथ में, और हाइड्रोजन के साथ में जब क्रिया करता है तो वहाँ से HX क्या हो जाता है बाहर हो जाता है। और जब ये HX बाहर होता है तो उस क्रिया को हम क्या कहते हैं एल्किल बेंजीन यौगिक उत्पाद बनता है। तो इसको आप ये लिख सकते हो कि यहाँ पे बेंजीन की रिंग हो जाएगी और बेंजीन की रिंग के रूप में यहाँ पे आप लिख देना CH3 ये बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा। जो ये तीनों स्टेप होते हैं, इन तीनों स्टेप से यदि हम कहें कि जो बेंजीन होता है और बेंजीन की क्रिया जब हम RX के साथ में करवाते हैं तो इसमें 2 पद होते हैं। एक तो जो तेज गति से अभिक्रिया होती है, एक क्या होती है धीमी गति से। तो इसमें एक कार्ब कैटाइन या कार्ब एनाइन का निर्माण होता है, उसके द्वारा हम इसकी अनुनादी संरचना भी लिख सकते हैं, या एरिनियम आयन का भी निर्माण कर सकते हैं। तो एरिनियम आयन के निर्माण की यदि हम बात करते हैं तो यहाँ तक जहाँ तक संभव है ये आपके समझ में आ गया होगा। अब यदि इसकी जो कार्ब कैटाइन की स्थिति है, कार्ब कैटाइन में यहाँ से हेलोजन बाहर होता है और यहाँ प्लस का चिन्ह पा जाता है, तो उसके बारे में यदि हम बात करते हैं भाई फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया है एल्किलीकरण की, उसमें एरिनियम आयन का निर्माण किस प्रकार से होता है। तो देखो उसको देखते हैं। सबसे पहले यदि आपके पास में जो बेंजीन दे रखा है और उस बेंजीन की क्रिया आप यहाँ पे
एल्किल कार्ब कैटायन के रूप में करवाते हो, तो कार्ब कैटायन के रूप में करवाएंगे तो उनसे जो भिन्न भिन्न यौगिक प्राप्त होंगे उनके बारे में हमें जानना है कि किस प्रकार से यौगिक प्राप्त होते हैं। तो देखो देखें, ये बेंजीन है और इस बेंजीन की क्रिया करवाते हैं कार्ब कैटायन के रूप में, CH3 CH3 और यहाँ पे क्या प्लस। यदि इसके साथ में इसकी क्रिया करवाते हैं तो क्रिया करवाने के तहत हमें इसके 3 रूप प्राप्त होते हैं। वह 3 रूपों को हम क्या कहते हैं, एरिनियम आयन के रूप कहते हैं। देखो ये बेंजीन होगा, इस बेंजीन में यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन है कि नहीं है ना। अब यहाँ पे जो बॉन्डिंग सिस्टम है, यहाँ पे H है, ये प्लस वाला है, ये यहाँ पे CH3 के रूप में होल्थराइज के रूप में रह सकता है नहीं रह सकता है, रह सकता है। तो यहाँ पे एक बॉन्ड यहाँ पे रहेगा, एक बॉन्ड यहाँ पे रहेगा, ये बॉन्ड यहाँ से अपघटित होगा तो यहाँ पे किसका चार्ज रहेगा, प्लस का चार्ज रहेगा। अब इसके अलावा यदि इसका अगला रूप लिखें तो ये रिंग बना दिया आपने, इस रिंग में यहाँ पे H है, यहाँ पे CH3 का होल्थराइज है। अब यहाँ पे ये प्रकृति इस प्रकार से रहेगी, यहाँ पे कौन सा चिन्ह रहेगा, प्लस का चिन्ह रहेगा। तो यहाँ पे ये बॉन्डिंग सिस्टम रहेगा। इसके बाद में जो तीसरी स्थिति होगी इसकी, ये बेंजीन की रिंग रहेगी, इस बेंजीन की रिंग में यहाँ पे H, यहाँ पे CH3 का होल्थराइज। अब यहाँ पे जस्ट बंद क्या हो जाएंगे, इसके विपरीत बॉन्ड बन जाएंगे और विपरीत बॉन्ड की स्थिति आएगी तो यहाँ पे किसका चिन्ह रहेगा, प्लस का चिन्ह रहेगा। तो इस स्थिति को हम क्या बोलते हैं, एरिनियम आयन। अब एरिनियम आयन में जो अगला स्टेप होगा इसका, उस अगले स्टेप की यदि हम बात करें तो अगला स्टेप मैं यहाँ पे बना देता हूँ कि अगला स्टेप किस प्रकार से है कि बेंजीन की वलय रहेगी, उस बेंजीन की वलय में यहाँ पे H CH3 का होल्थराइज, यहाँ पे प्लस का चिन्ह हो जाएगा और इस प्रकार से ये आकृति के रूप में पाई जाएगी। यदि इसकी क्रिया हम पुनः LCl4 के साथ में करवाते हैं, किसके साथ में करवाते हैं, LCl4 के साथ में करवाते हैं, तो यहाँ से LCl4 में से एक जो आपके पास में HCl बार हो जाता है, क्या होता है, HCl बार होता है। यदि इसका क्रिया करवाए हम AlCl4 के साथ में, तो यहाँ से जब ये क्रिया होती है तो यहाँ से ये बेंजीन की रिंग बनती है। इस बेंजीन की रिंग में यहाँ पे आता CH3, यहाँ से ये H और यहाँ से एक Cl, तो यहाँ पे क्या जाता है, प्लस HCl प्लस AlCl3। तो इस प्रकार से जो संरचना बनती है, इस संरचना को हमें फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण अभिक्रिया में एरिनियम आयन की उन्नादी संरचना प्रदर्शित की जाती है। यहाँ तक आपको अच्छी तरह से समझ में आना चाहिए कि फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण अभिक्रिया क्या है। एक बार वापस परिभाषा बता देता हूँ कि जब बेंजीन की क्रिया एल्किल हैलाइड के साथ में यानी एल्किल क्लोराइड के साथ में जलीय कवच की उपस्थिति में करवाई जाती है तो एल्किल बेंजीन का निर्माण होता है। इसे हम फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अब ये फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण अभिक्रिया थी। इसके बाद में जो नेक्स्ट रिएक्शन है उसके बारे में हम देखते हैं कि नेक्स्ट रिएक्शन क्या है, उसको आप ध्यान से देखना। और इसमें ये अनुनादी संरचना आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछी भी जा सकती है। एक बार इसको आराम से कॉपी के अंदर शानदार तरीके से बनाना और जहाँ तक संभव है समझ में आ गया होगा आपको। अब देखो जो नेक्स्ट रिएक्शन आती है उस रिएक्शन का नाम है विलोपन अभिक्रिया। क्या नाम है, विलोपन अभिक्रिया। देखो विलोपन अभिक्रिया, देखो आपको नाम क्या दे रखा है, विलोपन। विलोपन का मतलब क्या, घटना या टूटना। कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिससे छोटे अणु का क्या हो जाता है, विलोप हो जाता है, उस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, विलोपन अभिक्रिया। कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिससे छोटे अणु का विलोप हो जाता है। तो यदि आप ये कहोगे छोटा अणु, क्या बोलो, छोटा अणु। छोटा अणु का मतलब क्या है, यहाँ पे जो छोटे अणु आएंगे उन छोटे अणुओं में आप कह सकते हो HX हो सकता है, H2O हो सकता है, H2 हो सकता है। जैसे आपने कहा किसी HX का विलोप होना, H2O का विलोप होना या H2 का विलोप होना। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें छोटे अणु जैसे HX, H2O, H2 आदि का विलोप होना ही क्या कहलाता है, विलोपन अभिक्रिया कहलाती है। और वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें बीटा हाइड्रोजन का विलोप होता है। किसका विलोप होता है, बीटा हाइड्रोजन का विलोप होता है, उससे बीटा विलोपन अभिक्रिया कहते हैं। जिसमें बीटा हाइड्रोजन का विलोप होता है, किसका विलोप होता है, बीटा हाइड्रोजन का विलोप होता है।
विलोप होता है उसे हम क्या कहते हैं, बीटा हाइड्रोजन विलोपन अभिक्रिया कहते हैं। और वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें HX का विलोप होता है, किसका विलोप होता है, HX का विलोप होता है, उसे विहाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, विहाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जिससे HX का विलोप हो जाता है उसे क्या कहते हैं, विहाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो आपको सबसे पहले इसमें जो अभिक्रिया देखनी है कि भाई किस प्रकार से ये अभिक्रिया परस्पर की जाती है। तो आप ये कह सकते हो जैसे CH3CH, यहाँ पे CH3 लिखा, यहाँ पे क्या CH, यहाँ पे H, CH2Cl। अब यह है आपके पास में कोई यौगिक और इस यौगिक की क्रिया करवानी है आपको AlKOH के साथ में करवाई। तो अब देखो कि जिस कार्बन से आपने टाइप्स ऑफ कार्बन पढ़ा था, टाइप्स ऑफ कार्बन में क्या पढ़ा था, एक अल्फा बीटा गामा की स्थिति पढ़ी थी। तो जिस कार्बन से हेलोजन परमाणु जुड़ा होता है उसे क्या कहते हैं, अल्फा, उसका निकटवर्ती कार्बन बीटा और उसका निकटवर्ती कार्बन गामा होता है नहीं होता है। तो यहां से इस कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है, हेलोजन परमाणु जुड़ा हुआ है। तो इस कार्बन से जुड़ा हुआ ये कौन सा, अल्फा, ये बीटा और ये कैसा है, गामा। तो यदि यहां से H और यहां से Cl दोनों परस्पर मिलते हैं तो क्या हो जाता है, HCl हो जाता है। यहाँ पे क्या है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 होता नहीं होता। इस अभिक्रिया को हम विलोपन अभिक्रिया कहते हैं। कौन सी अभिक्रिया कहते हैं, विलोपन अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पर आपको अच्छी तरह समझ में आना चाहिए विलोपन अभिक्रिया क्या है, कि जब वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें छोटे अणु का विलोप हो जाता है। तो HX का विलोप हुआ कि नहीं हुआ, H और X का मतलब क्या है, Cl, तो HX का विलोप हुआ तो यौगिक ये बचा, तो ये विलोपन अभिक्रिया भी कह सकते हैं। इसको विहाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया कह सकते हैं। और विलोप किस हाइड्रोजन से हुआ, बीटा से हुआ, तो इसे बीटा विलोपन अभिक्रिया भी कह सकते हैं। इन तीनों का एग्जाम्पल की बात यही है और सेम तीनों में यही प्रकृति पाई जाती है। तो ये बीटा विलोपन अभिक्रिया होती है कि जब किसी छोटे अणु में HX का विलोप होना घटना, H2O का घटना या H2 का घटना, ये तीनों में से यदि कोई भी चीज घटती है तो यहाँ पे बीटा विलोपन की बात करें, जिससे बीटा हाइड्रोजन का विलोप होता है। तो बीटा हाइड्रोजन का विलोप हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो ये बीटा विलोपन अभिक्रिया है। जिससे HX का विलोप होता है तो HX का विलोप हो रहा है, H और X का मतलब Cl है, HX का विलोप हो रहा है तो विहाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया। और कंप्लीट प्रोसेस को क्या कहते हैं, विलोपन अभिक्रिया कहते हैं। अब जो ये विलोपन अभिक्रिया होती है, इस विलोपन अभिक्रिया पे एक नियम कार्य करता है, उस नियम का नाम है सेदजेफ का नियम। किसका नियम है, सेदजेफ का नियम। जब जो एल्किन प्राप्त होता है, जब 2 या 2 से अधिक एल्किन बनने की संभावना होती है, जब 2 या 2 से अधिक एल्किन बनने की संभावना होती है, तो इसमें जो जिस कार्बन पे उपस्थित जो कार्बन है और जिस कार्बन पे एल्किन समूह की संख्या क्या है, अधिक है, यदि उस द्विबंधित कार्बन से किसी हाइड्रोजन का विलोप होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, सेदजेफ का नियम कहते हैं। सेदजेफ का नियम वही है कि यदि आपके पास में जो विलोपन अभिक्रिया है, उस विलोपन में जो एल्किन बन रहा है उसके बढ़ने की संभावना 2 या 2 से अधिक होती है। और 2 या 2 से अधिक संभावना कब होती है, कि जब ये जो श्रृंखला दे रखी है इसमें जिस द्विबंधित कार्बन से क्या जुड़ा हो, एल्किल श्रृंखला जुड़ी हो, और उस एल्किल श्रृंखला की संख्या क्या है, अधिक है, उससे यदि कोई हाइड्रोजन का विलोप होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, सेदजेफ का नियम कहते हैं। देखो देखें, हम बात कर रहे हैं सेदजेफ के नियम की। सेदजेफ का नियम, सेदजेफ का नियम, सेदजेफ के नियम में सीधा सा आपको ये ध्यान रखना है कि यदि आपको जो श्रृंखला दे रखी है उस श्रृंखला में उसका विलोप कैसे हो रहा है। जैसे आपने लिखा CH3C CH3, यहाँ पे क्या दे रखा है, H दे रखा है, तो यहाँ पे क्या है CH, यहाँ पे क्या है Br है। अब यहाँ पे जो CH है इससे क्या जुड़ा हुआ है, CH2H जुड़ा हुआ है कि नहीं जुड़ा हुआ। यदि इसकी क्रिया हम करवाते हैं KOH के साथ में, किसके साथ में करवाते हैं, KOH के साथ। अब यहाँ पे आप ध्यान देना कि 2 या 2 से अधिक एल्किन बनाना है। जैसे ये कार्बन है, ये हाइड्रोजन HX की प्रकृति हुई, फर्स्ट बार में तो ये दोनों परस्पर जब क्रिया करते हैं तो यहाँ से 2 प्रकार की रिएक्शन सम्मिलित होती है। 2 प्रकार की रिएक्शन में कैसे, एक तो क्या लिख सकते हो आप, CH3 CH3, यहाँ पे क्या H, यहाँ पे क्या CH डबल बॉन्ड CH2, एक यौगिक तो ये बनता है। कब, जब HBr माइनस होता है। कौन माइनस होता है, HBr। तो यहाँ पे क्या लिख दिया आपने, माइनस HBr लिख दिया। अब एक स्थिति ऐसी आती है कि ये हाइड्रोजन यहाँ से विलोप नहीं होगे, इससे विलोप होता है, होता कि नहीं होता है। ये हाइड्रोजन, भाई ये तो अल्फा की स्थिति है, ये कौन सा है, बीटा है, यहाँ पे ये कौन सा है, बीटा है। अब यहाँ पे बात यही थी कि भाई बीटा विलोपन अभिक्रिया हो, चाहे विहाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया हो, चाहे विलोपन अभिक्रिया हो, तो यदि यहाँ से इस प्रकार की स्थिति में यदि ये विलोप हो
तो इस प्रकार की स्थिति में विलोप होगा तो क्या लिखेंगे, CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH3 ये होगा। तो ये दो स्थितियां बनती है कि नहीं बनती है। और इसमें जो सर्वाधिक प्रभावी स्थिति होती है वह सर्वाधिक प्रभावी स्थिति कौन सी होती है कि जिस पे एल्किल समूह की संख्या क्या होती है, अधिक। जिस पे एल्किल समूह की संख्या अधिक होती है उस रिएक्शन में सेटजेप नियम अधिक तरह से कार्य करता है। तो ये अधिक मात्रा में बन के जब ये हाइड्रोजन यहाँ पे था तो हम यही कह सकते हैं कि ये अधिक मात्रा में बनता है और ये क्या बनता है, कम मात्रा में। कम मात्रा में अधिक मात्रा में बढ़ने का रीजन क्या है कि जो आपके पास में Br है तो जिस द्विबंधित कार्बन की स्थिति यही होगी और जिस पे एल्किल समूह की संख्या क्या होगी, अधिक श्रृंखला में जुड़ी होगी, वह अधिक मात्रा में, जिस पे कम होगी वह कम मात्रा में। तो इसी नियम को हम किस नियम से जानते हैं, सेटजेप के नियम से जानते हैं। तो ये था आपका विलोपन अभिक्रिया। दूसरा नाम क्या था, बीटा विलोपन अभिक्रिया। तीसरा नाम क्या था, विहाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया। बीटा विलोपन का मतलब क्या है, बीटा कार्बन से हाइड्रोजन का विलोप होता है और विहाइड्रोजन का मतलब क्या है, HX का विलोप होता है। तो इस अभिक्रिया को हम इन नामों से जान रहे थे। अब इसके बाद में जो आपकी नेक्स्ट रिएक्शन आती है वह आती है धातुओं से अभिक्रिया। कौन सी रिएक्शन आती है, धातुओं से अभिक्रिया। देखो यदि हम धातुओं से अभिक्रिया की बात करेंगे तो धातुओं से जो अभिक्रिया होगी उनसे हम बात करते हैं भाई धातुओं से अभिक्रिया किस प्रकार से संपन्न होती है। तो हम ले रहे हैं धातुओं से अभिक्रिया। धातुओं से अभिक्रिया में फर्स्ट रिएक्शन है आपकी वुड्स रिएक्शन, यानी वुड्स अभिक्रिया। अब जो वुड्स अभिक्रिया उसमें यह कहते हैं कि जब एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में करवाई जाती है, जब एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में करवाई जाती है तो जो आपको एल्किल या एल्केन श्रृंखला प्राप्त होती है उसी को हम क्या कहते हैं, वुड्स अभिक्रिया कहते हैं। अब इसमें रीजन क्या है वुड्स अभिक्रिया में कि सम अणु होने चाहिए, कि जितने अणु आप एल्किल हैलाइड के ले रहे हो उतने अणु किसके होने चाहिए, सोडियम धातु के होने चाहिए। जैसे आप एक सिंपल से शब्दों में ऐसे लिख सकते हो RX प्लस Na, ये सोडियम धातु है। पुनः क्या लिखा आपने RX, तो यहाँ पे कितने अणु ले लिए, 2 अणु ले लिए। यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, शुष्क ईथर लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, शुष्क ईथर लिख सकते हो। तो देखो यहाँ पे Na कितने हैं, 2, यहाँ से X कितने हैं, 2। तो ये इस प्रकार का यौगिक बनता है नहीं बनता है, इसको क्या बोलते हैं, 2NX बोल सकते हैं। ये R और R, तो ये R और R क्या बन जाएगा, एल्केन बन जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या बन जाएगा 2NaX। इसको क्या बोलेंगे, वुड्स अभिक्रिया बोलेंगे। क्या बोलेंगे, वुड्स अभिक्रिया। यदि हम इसको ऐसे लिखें कि CH3Cl प्लस 2Na प्लस CH3Cl ऐसे लिखते हैं, तो यहाँ से Cl, यहाँ से 2Na और यहाँ से वापस Cl, तो ये क्या बनता है यहाँ पे 2NaCl। उपस्थिति किसके लिए आपने, शुष्क ईथर की। किसके लिए, शुष्क ईथर की। तो शुष्क ईथर की उपस्थिति ली, सोडियम कितने 2, क्लोरीन कितने 2, तो 2NaCl। यहाँ से क्या बचा CH3, यहाँ से क्या बचा CH3, तो ये आपके पास में CH3 बचता है। यहाँ से क्या जाता है 2NaCl, तो ये क्या हो जाता है, एथेन हो जाता है, एल्केन का निर्माण होता है। और इसी अभिक्रिया को हम वुड्स अभिक्रिया की संख्या देते हैं। तो इसमें वुड्स अभिक्रिया में ये नेम रिएक्शन के नाम से भी आपको पूछा जा सकता है कि वुड्स अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो हम यही कहना है कि जब एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम धातु के साथ समान अणुओं में करवाई जाती है, किसकी उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो हमें एल्केन निर्माण होता है। इस अभिक्रिया को हम वुड्स अभिक्रिया कहते हैं। अब हम बात करते हैं आगे जो रिएक्शन है वह है लिथियम धातु से क्रिया। किससे क्रिया करवानी है, लिथियम धातु से क्रिया। देखो Li से क्रिया। अब जो लिथियम धातु से क्रिया है, लिथियम धातु क्रिया में यही है कि जब एल्किल हैलाइडों की क्रिया लिथियम धातु के साथ में करवाई जाती है तो एल्किल लिथियम का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, एल्किल लिथियम। जैसे आपने लिखा RX प्लस Li, तो यहाँ पे 2Li होता है। अब इसके साथ में करवाएंगे, तो यहाँ पे करवाने पर यहाँ से X और A क्या हो जाएगा L, A क्या आएगा RLi। तो इसको आपने एक तो लिख दिया RLi प्लस यहाँ पे क्या आया LiX, ये आया कि नहीं आया, तो इसको एल्किल लिथियम बोलेंगे और ये लिथियम हैलाइड होगा। अब एल्किल लिथियम और लिथियम हैलाइड है, यदि इसको हम ऐसे लिखें कि CH3Cl प्लस 2Li, अभिक्रिया करवानी है तो यहाँ से LiCl बन जाएगा और ये क्या बन जाएगा आपके पास में CH3Li प्लस
LiCl, इसको क्या बोलेंगे, मेथिल लिथियम, इसको क्या बोलेंगे, लिथियम क्लोराइड। तो ये होती है लिथियम धातु के साथ अभिक्रिया। अब लिथियम धातु के साथ के अभिक्रिया के बाद में हम करते हैं जिंक धातु से क्रिया। किसके साथ में करवाते हैं, जिंक धातु से क्रिया। तो देखो जिंक धातु से क्रिया में क्या है, सिंपल से शब्दों में यदि हम बात करेंगे भाई जिंक धातु के साथ में क्रिया किस प्रकार से होती है। जिंक धातु से क्रिया यानी Zn से क्रिया। तो Zn से क्रिया में हम यही कहेंगे कि जब एल्किल क्लोराइड लो चाहे एल्किल हैलाइड लो, जब एल्किल क्लोराइड की क्रिया जिंक धातु के साथ में करवाई जाती है तो जिंक क्लोराइड प्लस डाई एल्किल जिंक का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, डाई एल्किल जिंक का निर्माण होता है। इधर देखना ध्यान से कि यदि हम यहाँ पे लिखते हैं RCl प्लस यहाँ पे क्या लिखते हैं Zn। अब यहाँ पे एक सोचने लायक बात यह है कि जिंक के बाध्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2। यहाँ पे कितना होता है, -1। तो अब जिंक को इसके साथ में क्रिया करवाने के लिए कितना आवश्यकता होती है, 2 की। तो यहाँ पे कितने लिख देते हैं हम, 2 लिख देते हैं। अब 2 लिख देते हैं तो यहाँ पे भी 2Zn के रूप में बात करते हैं कि भाई जिंक के अणु कितने हैं, 2 अणु है। तो 2 जिंक के अणुओं के साथ में क्रिया करेंगे तो यहाँ पे क्या लिख दिया आपने, 2 लिख दिया। तो अब यहाँ से एक तो क्या बन गया, ZnCl2 बन गया, एक तो क्या बन गया, ZnCl2 बन गया। दूसरा क्या बचा, RZnR। तो इसको क्या लिखोगे आप, RZnR। जब ये दोनों चीजें बनती है RZnR बनती है तो इसको डाई एल्किल जिंक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डाई एल्किल जिंक बोलते हैं। अब डाई एल्किल जिंक को एक विशेष नाम से जाना जाता है और ये नाम जब आप ग्रेजुएशन करोगे तो ग्रेजुएशन में जो सेकंड बुक आएगी फर्स्ट ईयर की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसमें आपको इसके बारे में अच्छा सा जिक्र करने को मिलेगा चैप्टर नंबर 3 में, और उसको बोलते हैं फ्रैंकलैंड अभिकर्मक है। क्या अभिकर्मक बोलते हैं, फ्रैंकलैंड अभिकर्मक से नाम से जानते हैं, फ्रैंकलैंड अभिकर्मक से नाम से जानते हैं। तो इसको आप रिएक्शन के रूप में ऐसे भी लिख सकते हो, CH3Cl 2 अणु लेना है प्लस 2 Zn के साथ में अभिक्रिया करवानी है। तो यहाँ से Zn और क्या जाएगा Cl2, यहाँ पे क्या जाएगा ZnCl2 प्लस यहाँ से क्या CH3 कितने 2, Zn कितना 1। तो इसको क्या लिखोगे CH3 ZnCH3 ये लिखोगे। इसको हम क्या बोलेंगे, डाई, अब डाई मेथिल जिंक बोलेंगे इसको, डाई मेथिल जिंक, या इसका दूसरा नाम किसके रूप में लेंगे हम, फ्रैंकलैंड अभिकर्मक के रूप में इसका नाम लिखेंगे। तो ये चीज आपको अच्छी तरह से जिंक धातु के साथ में क्रिया करनी आनी चाहिए। अब जिंक धातु के बाद में जो अगला आता है वह आता है ग्रिग्नार अभिकर्मक से। किससे आता है, ग्रिग्नार अभिकर्मक का निर्माण करना है हमें। तो अगली रिएक्शन है वह है ग्रिग्नार अभिकर्मक का निर्माण। अब ग्रिग्नार अभिकर्मक का निर्माण क्या है कि जब एल्किल हैलाइड की क्रिया मैग्नीशियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में करवाई जाती है तो ग्रिग्नार अभिकर्मक का निर्माण होता है। देखो ग्रिग्नार अभिकर्मक को हम शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, RMgX बोलते हैं। क्या बोलते हैं, RMgX बोलते हैं। अब RMgX है, मैग्नीशियम होता है +2 होता है, एक इसके लिए एक इसके लिए, तो यहाँ पे क्या बनता है RMgX बोलते हैं। अब इसका हमें निर्माण करवाना है तो हम क्या लिखते हैं, RX एल्किल हैलाइड है। अब एल्किल हैलाइड की क्रिया किसके साथ में करवाएं हम, मैग्नीशियम धातु के साथ में करवाएं। किसकी उपस्थिति में करवाएं, शुष्क ईथर की उपस्थिति में करवाएं। किसकी उपस्थिति में करवाएं, शुष्क ईथर की उपस्थिति में। तो यहां से क्या बनता है, RMgX बनता है और इसी को हम क्या बोलते हैं, ग्रिग्नार अभिकर्मक का निर्माण बोलते हैं। कि जब हम एल्किल हैलाइड की क्रिया मैग्नीशियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में करवाते हैं तो ग्रिग्नार अभिकर्मक का निर्माण होता है। अब जो है इसके बाद में यदि हम बात करें तो हम कहते हैं लेड सोडियम मिश्र धातु से। किससे बोलते हैं, लेड सोडियम मिश्र धातु से क्रिया। अब देखो लेड सोडियम मिश्र धातु से क्रिया, यदि हम लेड सोडियम मिश्र धातु की बात करें, लेड को क्या लिखते हैं Pb, सोडियम क्या लिखते हैं Na। इन दोनों की क्या करनी है आपको, मिश्र धातु से क्रिया। लेड सोडियम मिश्र धातु से क्रिया करवाते हैं कि जब आपके पास में कोई एल्किल हैलाइड दे रखा है और एल्किल हैलाइड की क्रिया हम लेड सोडियम मिश्र धातु के साथ में करवाते हैं तो हमें टेट्रा एथिल लेड का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, टेट्रा एथिल लेड का निर्माण होता है। जैसे आपने लिखा CH3 CH2Cl प्लस यहाँ पे होता है PbNa। अब जो
ये लेड सोडियम मिश्र धातु है, लेकिन लेड सोडियम मिश्र धातु के जो हमेशा अणु होते हैं वे यहाँ पे 4 अणु लेने पर इनकी प्रकृति क्या होती है, संतुलित होती है। तो अब यहाँ पे आपके पास में कितने अणु आ जाएंगे, 4 अणु आ जाएंगे। तो यहाँ से Cl और यहाँ से Na, तो 4NaCl बन जाएगा, पहली चीज़ तो ये। अब यहाँ पे कितने बचा आपके पास में, 4CH3Cl यानी एथिल समूह बचा। अब यहाँ पे Pb कितने हैं, 4 हैं। तो आप एक Pb के लिए कितना अणु लिखते हो, 4 ही लेते हो। तो क्या लिख सकते हो इसको, CH3CH2 का होल 4Pb, एक तो ये बन जाएगा। प्लस क्या बचा भाई इससे, 4NaCl प्लस क्या बचा, 3Pb। अब जो ये यौगिक बनता है इसको हम बोलते हैं TeL। क्या बोलते हैं, TeL। T का मतलब क्या है, टेट्रा। टेट्रा का मतलब क्या है, 4। एथिल, मेथ और एथ है, एथिल होता है एक हाइड्रोजन कम है, क्या बन गया, एथिल। लेड का मतलब लेड, टेट्रा एथिल लेड, क्या बोलते हैं इसको, टेट्रा एथिल लेड। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, टेट्रा एथिल लेड, यानी TeL का निर्माण होता है। और ये होती है आपके लेड सोडियम मिश्र धातु के साथ में क्रिया। अब लेड सोडियम मिश्र धातु के साथ में क्रिया के बाद में जो अगली रिएक्शन आती है वह आती है अपचयन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया आती है, अपचयन अभिक्रिया। तो देखो अपचयन अभिक्रिया की यदि हम बात करें, अपचयन अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया में सीधा सा ये ध्यान देना है कि जब एल्किल हैलाइड की क्रिया हाइड्रोजन के साथ में करवाई जाती है, चाहे आप लिथियम एल्यूमिनियम टेट्राहाइड्रेट के साथ में करवाओ, चाहे NaC2H5OH आदि की उपस्थिति में करवाओ, तो हमें एल्केन का निर्माण होता है। उस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पे आप या तो ले सकते हो LiAlH4, ये लिथियम एल्यूमिनियम टेट्राहाइड्रेट है। क्या है, लिथियम एल्यूमिनियम टेट्राहाइड्रेट। या इसके स्थान पर आप NaC2H5OH के साथ में भी इसकी उपस्थिति में इसकी अभिक्रिया करवा सकते हो। तो आपके पास में जैसे आपने लिखा सबसे पहले CH3Cl, ये RX है। RX की क्रिया किसके साथ में करवाई आपने, 2H के साथ में करवाई, किसकी उपस्थिति में, LiAlH4 की उपस्थिति में करवाई। तो LiAlH4 की उपस्थिति में करवाने से यहाँ से एक क्लोरीन और यहाँ से एक हाइड्रोजन, बाहर क्या निकल जाएगा, HCl निकल जाएगा। यहाँ पे क्या बचा, CH3H प्लस HCl बाहर बचा कि नहीं बचा। तो ये क्या बन गया, यहाँ पे एल्केन यानी क्या बन गया, मेथेन बन गया। तो ये इसके अपचयन की अभिक्रिया हो गई। अब जो ये रिएक्शन होती है, इन रिएक्शन के बाद में ये आपके हेलो एल्केन के निर्माण की जो रासायनिक अभिक्रियाएं थी ये इतनी थी। अब यहाँ तक आपका हेलो एल्केन टॉपिक कंप्लीट होता है। अब इस हेलो एल्केन के बाद में जो हम कल नया पढ़ेंगे वह पढ़ेंगे डाई हेलो एल्केन। और डाई हेलो एल्केन के भौतिक गुण हैं, उनको रासायनिक गुण हैं, उनके निर्माण की विधियाँ वह कंटिन्यू पढ़ेंगे। आज तक जो टॉपिक हुए हैं, कल एक बार इन सारे टॉपिकों को देखना। यदि किसी प्रकार का कन्फ्यूज हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसका रिप्लाई देना, और आपको वीडियो कैसा लगे उसके बारे में आपको बताना है। तो यहाँ तक एक बार कंप्लीट देख लेना, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आज के लिए इतना ही।